एक बात करता हूँ, मेरी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा है। साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी दुश्मनी आपको मेरे साथ है जो मुझे उम्र का उलाहना आप बार बार दे रहे हैं। मेरा कहने का अनुभव जो नहीं, मेरा अभी भी हाथ पांव ठीक चल रहे हैं और उम्र के हिसाब से भी मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में 80% जो राजनीतिक लोग हैं या 70% राजनीतिक लोग हैं मेरी से ज्यादा उम्र के होंगे। मेरे से ज्यादा उम्र तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की भी है, चाहे 2-3 महीने जुड़े हों। उनका सितंबर का जन्म है, मेरा फरवरी का जन्म है। मेरे से ज्यादा उम्र तो चौटाला परिवार की भी है, बीजेपी के भी सब जितने लड़ रहे हैं, एक कुलदीप को छोड़कर। और दूसरा प्रश्न आपका मंत्री वाला, मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे मंत्री बनने की लालसा नहीं है, मैं ना बनूंगा भी नहीं। हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम राजनीति में मंत्री बनने के लिए या सत्ता प्राप्त करने के लिए महज राजनीति में कर रहे हैं। राजनीति के मायने हैं कि हम राजनीति के जरिए लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते। अगर मैं इस स्थिति में हूं, आज मैं अगर इस स्थिति में हूं कि मैं राजनीतिक जीवन को व्यतीत करते हुए राजनीति के उस पहलू को देखते हुए उस मरहले पे पहुंच जाऊं कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, उनको इंसाफ दिलाने में एक कैटलिस्ट बन सकता हूं, तो इस पे किसी को क्या आक्षेप हो सकता है? अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आज कर रहा हूँ। और मैंने जो पार्टी बनाई है, वो पार्टी जो मैंने बनाई है जन चेतना पार्टी, वो कांग्रेस को 40 वर्ष के बाद छोड़ने के बाद, और मैं आज से 35 साल पहले करीब 1980 में एमएलए बन गया था और आज 35 वर्ष होने वाले हैं पहली बार जब मैं एमएलए बना। तो जो पार्टी बनाई है उस पार्टी का ध्येय भी यही है। आप मेरा मैनिफेस्टो देख लीजिए कि जो ज्यादतियां हमारे नौजवानों के साथ हुई, जो ज्यादतियां हमारे क्षेत्र के साथ हुई, जो ज्यादतियां हमारे लोगों के साथ हुई, वो ज्यादतियों के खिलाफ हमने एक मुहिम चलाई। और जब हमने ये देखा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई जी हैं, उनका भी मानना ऐसा ही है, हम सम विचारक हैं, वो भी इसी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वी जॉइंड हैंड्स, नॉट फॉर पावर, वी विल कम टू पावर। हम सत्ता में आएंगे क्योंकि लोग चाहते हैं, लेकिन हम महज सत्ता में आने के लिए हम दोनों ने ऐसा गठबंधन नहीं किया। सत्ता में आने के बाद हम लोगों की उन आशाओं को, उन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुई। कुलदीप जी, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये शायद बहुत कम मौका ऐसा आता हो जब इतने दिग्गजों को उन्हें सुनने का अवसर मिलता हो। तीनों जो राजनेता हमारे सामने बैठे हैं वो राजनेता हैं जिन्होंने पद और कद को ठोकर मारी और एक लंबे संघर्ष का रास्ता चुना। आप भी पहले मंत्री बन सकते थे, हमने पहले भी इंटरव्यू आपका किया तो आपने कहा कि मुझे केंद्र में मंत्री पद का ऑफर था, मुझे प्रदेश में ऑफर था, हमने ऑफर ठुकराया। ये कैसे होता है कि जब सारी सियासत, सारी राजनीति की दौड़ एक तरफ चल रही हो कि किसी तरह आप सत्ता में आए, मंत्री पद पाएं वगैरह वगैरह, तब आप दूसरी तरफ चल रहे हैं? विनोद जी ने भी अभी जिक्र किया, जब एक सुरक्षित सियासी जीवन वो जी सकते थे, इसके उलट उन्होंने जो महसूस किया उसके खिलाफ फिर पार्टी खड़ी की और अब आज पार्टी वो गठबंधन में है, चुनाव में है। ये कैसे होता है? देखिए, सोच में फर्क है। हमारा लालच नहीं है। जैसा विनोद जी ने कहा कि सत्ता प्राप्ति होती तो कांग्रेस में रह सकते थे, मुझे सत्ता प्राप्ति का लालच होता, कुर्सी का, तभी भी मुझे मंत्री बना रहे थे केंद्र में। मेरी वाइफ को कहा डिप्टी सीएम बना के 30 सीटें ले लो, उस प्रकार की बातें हुई। पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातें आई थी। सोच है कुछ अलग करने की, फर्क करने की, अच्छा करने की, और वो तभी हो पाएगा जब पूर्ण रूप से सत्ता हमारे हाथ में आए। मैं बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ, भगवान का किसी प्रकार का कोई लालच मेरे अंदर नहीं है। लालच है, जुनून है, जज्बा है तो सिर्फ हरियाणा के लिए बहुत कुछ करने का है, ये लोग वंचित रहे। वही चीज है जो लोगों का प्यार स्नेह मुझे देखने को मिलता है, उनका दुख मेरे दिल, दर्द मेरे दिल में रहता है। वही एक चीज है जो मेरा हौसला बढ़ा के मुझे लोगों से फर्क अलग रास्ते पे खड़ा कर देता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हरियाणा प्रदेश के नॉर्दर्न इंडिया के जिनका बहुत लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, राजनीतिक एक्सपीरियंस है, वो आज मेरे लेफ्ट और राइट साइड में बैठे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। निसंदेह इनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा और मेरी जो सोच है उसको मजबूती मिलेगी। मलिक साहब, अब यहीं पर ये सियासत का यू टर्न है। जो पार्टी सिद्धांतवादी राजनीति के दावे करती थी वो तो सत्ता की तरफ बढ़ रही है और सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
यहाँ तक कि रोज आरोप लगते हैं कि आधी कांग्रेस बीजेपी में चली गई है और बीजेपी अब शुद्धिकरण का काम कर रही आधी है। लोकदल भी चली गई है अभी। चली गई और जो सत्ता में थे वो संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं, वो अपने पदों को कदों को छोड़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी प्रयोग। ये जो राजनीति का कंट्राडिक्शन है मलिक साहब, क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा आपके पास है और पहले भी आपसे बातचीत होती रही है, ये इसे आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर प्रैक्टिकल रूप इसका देखा जाए तो कांग्रेस खराब हुई जब कांग्रेस का लोकदलकरण हुआ और बीजेपी को खराब कर दिया कांग्रेसीकरण ने। अगली बात यह है, राजनीति में दो बातें होती हैं, एक पद और एक कद। कद जो है वो सिद्धांतों से मिलता है और कई दफे पद अपॉर्चुनिज्म में भी मिल जाता है। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला, उन्होंने संघर्ष नहीं किया। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद उनका कद नहीं बना। आज भी उनका कद यही है कि बहुत संकुचित सोच के आदमी हैं, बहुत छोटे से दायरे में सोचते हैं। लेकिन हमारा ये है प्रयास कि लोगों के सामने हमारा कद नजर आए कि ये सिद्धांतिक लोग हैं, वाकई में कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए। आज भी उनका रुतबा उतना नहीं रहा जो चौधरी देवीलाल जी का, बंसीलाल जी का, भजनलाल जी का था। 10 साल लेने के बाद भी नहीं रहा। क्यों? उसका कारण ये संकुचित सोच थी। आदमी का कद जब बढ़ जाता है, महात्मा गांधी ने जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो तो गांव के सरपंच ही नहीं बने वो, लेकिन उनका कद इतना ऊंचा हो गया, वो देश के बापू माने जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो सोच है वो है कि पद नंबर 2 पर है, कद बढ़ाएं। और अगर लोगों ने इच्छा जाहिर की, क्योंकि पद के बगैर भी हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, कद हम अपना बढ़ाएं सिद्धांतिक रूप से और पद की प्राप्ति करें लोगों की इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने की। जी, और जीवन में 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता सरल होता है जिससे सब चलते हैं, एक रास्ता बहुत कठिन होता है। उस रास्ते को कोई पार कर ले वो लोग इतिहास बनाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का इन्होंने कहा, बहुत से लोग ऐसे इनका मिसाल हम दे सकते हैं। तो हमने मुश्किल रास्ता अवश्य चुना है, लेकिन वो रास्ता सिद्धांतों का, ईमानदारी का और बहुत कुछ करने का। चुनाव पे एक सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी एक खास रणनीति बना रही है। बीजेपी के जो रणनीतिकार है उनका कहना है कि वो कुलदीप बिश्नोई को हिसार में चक्रव्यूह में घेर के रख देंगे। कुलदीप बिश्नोई इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, वो एक लंबी सूची बनाई है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी यही एजेंडा है। 4 प्रचार को एक लंबी सूची बनाई। मुझे खुशी इस बात की है और कि भाई आज लोकदल के लोग, कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग मुझे कम से कम एक थ्रेट तो मान रहे हैं कि कुलदीप को हिसार में बांध के रखें कि हिसार से बाहर ना निकले। ये बहुत मेरे मतलब अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का जो मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था। कुलदीप बिश्नोई को चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान है। जितना मर्जी चक्रव्यूह बना ले, ये तोड़ देगा पूरी तरह। वो ज्ञान आप दे रहे हैं। मुझे अगर सांसदों की बात करें, बीजेपी के तमाम सांसद थे, अगर हम 10 दिन पहले की तमाम इंटरव्यूज और अखबारें और दीवारें अगर देख लें तो बार बार दावा करते थे कि यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति में उनका भी अहम किरदार रहेगा, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, करनाल के सांसद, गुड़गांव के सांसद, उनमें एक जंग छिड़ गई है। तो क्या दिखता है आपको? इस जंग को किस तरह से आप देखते हैं? क्या किसी तरह का सियासी फायदा दूसरे दलों को, आपके गठबंधन को इस जंग का? देखो, मैं संस्कारों में विश्वास करता हूँ। मेरे पड़ोसी के घर में अगर जंग हो रही हो, आपस में लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे पर बेलना फेंक रहे हो, एक दूसरे चिमटा फेंक रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हो एक दूसरे को, मेरी कोशिश रहती है कि पड़ोसी है अभी अपना करने दो जो कुछ करते हैं, मैं क्यों बीच में, ना मैं देखूं, ना सुनूं, ना कुछ करूं। जी, लेकिन इसलिए उनकी जंग जो है उनको मुबारक हो। उसका रिजल्ट क्या होगा वो लोगों के सामने आएगा। निसंदेह उनका झगड़ा जो है उससे लाभ तो हमें मिलना ही है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। एक बीजेपी का सांसद ये कहता है कि भाई राव, एक हमारा दूसरा सांसद है, उसने बहुत पैसे खाए, CLU करवाए वगैरह वगैरह। तो निसंदेह अगर घर का भाई ये बात कह रहा है तो घर का भेदू लंका ढाई वाली बात है। तो सच्चाई लोगों के सामने आई। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई उस आदमी, ये ब्लैकमेलर आदमी है, तो उसकी सच्चाई सामने आई। तो निसंदेह से हमें हर आदमी बेनिफिट मिलने वाला। लोग सच्चाई देखने के बाद वोट देते हैं। चलिए, और दूसरी ये बात है कि देखने वाली बात है, झगड़ा स्वाभाविक है।
जो 4 दिन पहले भाजपा में गए हैं, तो प्रोफेसर छतरपाल का भी बयान आया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि मैं क्या घास खोदने जा रहा हूं अगर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इंद्रजीत सिंह की भी बड़ी आशा है और विश्वास है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री का कितना भी भाजपा कहे कि हमने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये क्या है? इज इट नॉट ए डिक्लेरेशन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर बाई मे इट बी सेल्फ डिक्लेरेशन? जी। क्या भाजपा ने डिनाई किया है कभी? ऐसी फहरिस्त तो 6-7 और भी है। कितने भी हों, क्या भाजपा ने डिनाई किया है कि एज ऑफ टुडे इनमें से किसी का भी नाम नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई फैसला नहीं है? कभी उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ खुद ही अपनी बात कर रहे हैं, खुद ही मुख्यमंत्री का ख्वाब ले रहे हैं, हमारी तरफ से कोई इनको नहीं कहा गया? दे शुड कम आउट। जी। अगर इतने लोग कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और भाजपा कह रही है कि हमने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना नहीं है, इस पर स्पष्टीकरण करें कि इनके बयानों का क्या स्पष्टीकरण है। क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? जी। अगर वो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर नहीं तो क्या अंदर अंदर से इन्होंने फैसला कर लिया है जी कि इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि इतना बड़ा नेता कांग्रेस से गया है, सीनियर नेता है वीरेंद्र सिंह, अगर वो कहता है मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसे ही कह रहा होगा, या तो उसकी कोई बातचीत हुई होगी, उन्होंने कुछ माना होगा। अगर ऐसी बात है तो दे मस्ट कम आउट। जी। वो दरअसल कुछ है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, केवल MLA बनने के लिए इस जादू का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और वो समझें यार ये चीफ मिनिस्टर बन गया, काम आएगा, तुम इसको जिता दो। केवल MLA बनने की ये पॉलिसी है, वरना बीजेपी हाईकमांड एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्लियर करेगी। ये बिल्कुल तुम बंद करो, ये इस किस्म की जो गैर सोची समझी बात तुम कह देते हो, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो कहें आज जो आदमी, हम यहाँ पर 6 आदमी बैठे हैं, हमारे ऊपर लांछन है कि हम बहुत गलत आदमी हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ से उठ कर उस कमरे में चले जाएंगे तो फिर हम बहुत महान बन जाएंगे। जो आदमी कांग्रेस में गलत था वो आगे भी गलत है, जो जहाँ भी जैसा है, जिसकी जो मेंटेलिटी है वही रहेगी। चाहे उसको कुएं में डाल दो, चाहे उसको जेल में डाल दो। बहुत सारे लोग जेलों में डाले, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो लोगों ने बहुत, लेकिन उनकी मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं हुई। तो ये जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इनकी मेंटेलिटी वही है। ये सौदाबाजी का मामला है, इसलिए हमारी तो बिल्कुल क्लियर सोच है। जो बढ़िया आदमी, जो सिद्धांतिक तौर पर आए, वो आए, ऑनेस्ट आदमी है। लोग बेईमानों से त्रस्त हो चुके हैं, नमस्ते देना चाहते हैं। मलिक साहब, हम लोग बातचीत के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। कुलदीप जी, महागठबंधन का औपचारिक ऐलान कब तक, क्या कहेंगे दर्शकों को? जैसे मैंने पहले कहा कि भाई हम चाहते हैं कि अच्छी बढ़िया सरकार दें, और अगर हम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे आते हैं उससे हमको मजबूती मिलेगी, ताकि हम एक कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी से निजात दिला सके लोगों को, बीजेपी जैसे मौकापरस्त लोगों निजात दिला सके, और चौटाला जैसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से भी हम लोगों को निजात दिला सके। तो वाकई में अगर लाइक माइंडेड लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो ईमानदारी से, तो उनको हमारे साथ मिलना चाहिए। हम ये मानेंगे 24 घंटे 48 घंटे में कोई बड़ा ऐलान? हरियाणा का दर्शक जानना चाहता है कि क्या कहीं कोई बातचीत चल रही है, या किसी तरीके के किसी लेवल तक पहुंची है बातचीत, या कब तक रिजल्ट आने की अगले 2 दिन के अंदर आपको सब कुछ, आज मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, इतना ही कहूंगा अगले 2 दिन तक सुखद नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो मैं विनोद जी से जरूर लेना चाहूंगा। विनोद जी, एक लंबा तजुर्बा आपके पास है और कई तरह के प्रयोग आपने प्रदेश की सियासत में देखे हैं, कई तरह के वाद भी आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं। आज हरियाणा जिस मोड़ पर खड़ा है, जिस राजनीतिक हालात पर है, उसे आप कहाँ पाते हैं? इस प्रयोग और परिवर्तन के बाद हमारा प्रदेश सियासी तौर पर किधर जा रहा है? देखिए, मुझे दुख है इस बात कि ये भ्रामक प्रचार जो हम करते हैं, हरियाणा नंबर 1, मुझे तो कहीं नंबर 1 वाली बात नजर नहीं आती। इन 10 वर्षों में जैसे हालात थे, जैसे 2 बार इकोनॉमी ने काफी बड़ा जंप लिया था, जी जी, एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ हरियाणाज 50% एरियाज टू दिल्ली के पास पड़ने की वजह से, और इतने अच्छे मौके को हमने गंवा दिया है। एक ऐसा मौका आया था कि हरियाणा में इतनी प्रोग्रेस हो सकती थी कि हम सही मायनों में हरियाणा नंबर 1 बना सकते थे, लेकिन कुछ चंद लोगों ने और कुछ सरकार में सरकारी ऑफिसरों ने और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने और इस सरकार ने समझा ही नहीं कि हमें क्या करना है।
वो छोटी सी सियासत में सिमट कर रह गए। और कुछ लोग जो कहते हैं हम निवेश ला रहे हैं, देखिए पिछले 10 वर्षों में कहने को तो बहुत निवेश आया है कि जी हमने उससे मुहादा कर लिया है, इतने 1000 करोड़ आएगा, इतने 50,000 करोड़ आएगा, 1 लाख करोड़ आएगा, मुहादे हैं, इंक हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं। रियलिटी में कोई भी यहाँ पर अच्छी कंपनी नहीं है, या बल्कि मारुति यहाँ से अपने यूनिट को उठाकर गुजरात में ले गई। और आज कल हमने देखा, 2-3 दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि मारुति ने जो रोहतक में IIMT में जगह ली है, जहाँ उसके ऊपर रिसर्च के लिए जगह थी, उसके ऊपर भी सरकार ने आक्षेप कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन को किसी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए लाइवलीहुड। कल को हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो सरकारी रोजगार इतना नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए मस्ट, और इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये खोखले वादे छोड़कर सही मायनों में इन पे निर्भर ना होकर, जो कोई ऑफिसर लोग कहते हैं हमने करवा दिया, पारदर्शिता से और दूरदर्शिता से इसको देखकर हमारी सरकार ये देखेगी कि पूरे हरियाणा में जो हमने 10 साल नहीं कर पाए हैं, आने वाले 5 वर्षों में टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसी इंडस्ट्री जिससे रोजगार मिले, हम उसको तरजीह देंगे। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का। 14 का चक्रव्यूह, जिसे हमने सबसे बड़ा चक्रव्यूह कहा, उसे भेदने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप बिश्नोई साहब ये कह रहे हैं कि अगले 24-48 घंटे में महागठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। बहरहाल आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये गठबंधन या फिर महागठबंधन हमारे प्रदेश में सत्ता के समीकरणों को कैसे बदलता है। सबसे बड़ा चक्रव्यूह में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाए नहीं, इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं।